नमस्कार, मैं मिलन बड़के। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए ऑल इंडिया पार्टी डेलीगेशन की घोषणा की है। तो उसमें पहला नाम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का था। कांग्रेस का कहना है कि हमने थरूर का नाम नहीं दिया है। हालांकि थरूर बोल रहे हैं कि भारत सरकार के निमंत्रण के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आखिर मोदी सरकार ने कांग्रेस के नामों की बजाय थरूर का नाम क्यों चुना? क्या बीजेपी की तरफ जा रहे हैं थरूर या पर्दे के पीछे कोई और कहानी है? जानेंगे आज के एपिसोड में। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए 17 मई को डेलीगेशन बनाए। इसमें कई पार्टियों के नेताओं को शामिल किया गया। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सबसे बड़े मौके पर भारत एकजुट है। 7 सर्वदलीय डेलीगेट जल्दी बड़े देशों का दौरा करेंगे जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई के बारे में बताएंगे। यह राजनीति और मतभेद से हटकर देश की एकता को दिखाने का समय है। ये 7 डेलीगेशन 23 या 24 मई को 10 दिनों के लिए भारत से रवाना होंगे। वह बताएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण क्या है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों और कैसे लिया गया। यह पहली बार नहीं है कि जब केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए विपक्षी नेताओं की मदद लेगी। इससे पहले भी 2 बड़े इंसिडेंट में ऐसा हो चुका है। पहला है 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों के बाद मनमोहन सरकार ने कई पार्टियों के नेताओं को डेलीगेशन विदेश भेजे थे। उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। दूसरा है 1994 में तब के पीएम नरसिम्हा राव ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में डेलीगेशन को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी UNHRC भेजा था। इसमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने डेलीगेशन को लीड करने वाले 7 सांसदों के नाम जारी किए हैं। 7 डेलीगेशन में एक की अगुवाई में कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे। न्यूज एजेंसी PTI सोर्स के मुताबिक हर डेलीगेशन के लीडर सहित 5-5 मेंबर हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ओडिशा से भाजपा के सांसद अपराजिता सारंगी, TMC के सुदीप बंडोपाध्याय, बीजेपी के संबित पात्रा, CPIM के जॉन ब्रिटा और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को डेलीगेशन का हिस्सा बनाए जाने की संभावना है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने शशि थरूर का नाम आगे बढ़ाया ही नहीं, इसके बावजूद सरकार ने उन्हें डेलीगेशन बना दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि शुक्रवार यानी 16 मई की सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर शहीद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। जयराम रमेश ने कहा कि आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, नाम अलग अलग है। हमने अपना फर्ज निभाया। हमें उम्मीद थी कि सरकार सही इरादे से नाम मांग रही है। हमें नहीं पता था कि वो शरारती मानसिकता से ऐसा कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि फाइनल लिस्ट में ये नाम शामिल होगी, लेकिन PIB की लिस्ट पूरी तरह से अलग है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि जयराम रमेश अपने ही कांग्रेसी सांसद शशि थरूर को डेलीगेशन का नेतृत्व करने पर चुने जाने का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत के लिए बोलने वाले हर व्यक्ति से नफरत क्यों करते हैं? यहाँ तक कि अपनी पार्टी में भी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीति कर रहे हैं, जबकि यह देश की एकजुटता का मामला है। इसमें पहली गलती तो खुद कांग्रेस की है, क्योंकि उन्होंने शशि थरूर का नाम लिस्ट में नहीं रखा था। वही बीजेपी ने राजनीति बुनाने के लिए शशि थरूर का नाम चुना है। शशि थरूर ने 1978 से 2007 तक यूनाइटेड नेशन यानी UN में विभिन्न पदों पर काम किया है। उनकी वैश्विक मंचों पर बोलने की क्षमता और कूटनीतिक समझ बहुत बेहतर है। शशि थरूर अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं और अमेरिका UK में काफी वक्त गुजारा है। ऐसे में उन्हें भारत के डेलीगेट के तौर पर बेहतर नेता माना जा सकता है। हालांकि उन्हें चुने जाने की यह वजह नहीं है।
रशीद किदवई कहते हैं कि शशि थरूर ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार की प्रशंसा की थी, जो कांग्रेस के बिहेवियर से काफी अलग थी। उन्होंने इसे संयमित और सटीक कार्रवाई बताया था, जिससे मोदी सरकार को लगा कि वह भारत की स्थिति को बेहतर ढंग से पेश कर सकते हैं। वही कांग्रेस ने जो भी 4 नाम दिए थे वो सभी पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते आए हैं। 2009 में शशि थरूर यूएन की नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से 4 बार लोकसभा सांसद बने, लेकिन पिछले कुछ समय से शशि थरूर की ओर से इशारे मिलना शुरू हो गए कि कांग्रेस और उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 26 फरवरी 2025 को शशि थरूर ने एक मलयालम पॉडकास्ट में कहा था कि अगर मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास बहुत विकल्प है। अगर पार्टी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो पार्टी के लिए मैं मौजूद हूँ, अगर नहीं तो मेरे पास करने के लिए मेरी चीजें हैं। आपको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूसरे विकल्प नहीं है। शशि थरूर के इस बयान से कयास लगाए जाने लगे कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इस बीच उन्होंने फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तारीफ कर दी थी। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को काफी अच्छा बताया था। शशि थरूर ने F-35 फाइटर जेट की डील को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि यह फाइटर जेट काफी कीमती है, जबकि इस डील को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि F-35 को एलोन मस्क कबाड़ बता चुके हैं, फिर भी पीएम मोदी उसे खरीदने के लिए क्यों तुले हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई ने कहा था कि 2022 में जब भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो गांधी परिवार की पहली पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, जबकि शशि थरूर भी पद के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने थरूर पर खड़गे को तरजीह दी। इसके बाद से ही थरूर के सुर बदले नजर आने लगे, लेकिन यह भी सच है कि थरूर के लिए बीजेपी का राह कटीले तारों वाले रास्ते की तरह है। मार्च 2025 में शशि थरूर ने भारत की विदेश नीति की सराहना की थी। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की कूटनीति पर टिप्पणी करते हुए शशि थरूर ने कहा था कि मुझे मानना होगा कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की आलोचना करने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। पीएम मोदी ने 2 हफ्तों के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दोनों को ही गले लगाया और दोनों जगह उन्हें स्वीकार किया गया। शशि थरूर के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। केरल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्रन ने कहा कि शशि थरूर ने सच स्वीकार किया है, जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है। कांग्रेस हमेशा भारत की विदेश नीति को आलोचना करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं। शशि थरूर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि यह मेरा आखिरी लोकसभा चुनाव है। इससे कयास लगाए गए कि वे अब केरल की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे हैं। जानकारों का मानना है कि शशि थरूर अपने आप को केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, जो कि कांग्रेस में रहते हुए पूरा होना मुश्किल लग रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं कि बीजेपी भी केरल में चुनाव जीतना चाहती है और उसे शशि थरूर के रूप में बड़ा चेहरा दिखा रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शशि थरूर के सामने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारा था। उन्होंने शशि थरूर को कड़ी टक्कर दी थी, फिर भी बीजेपी राज्य में एक ही सीट जीत पाई। अब बीजेपी की कोशिश है कि थरूर को कांग्रेस से तोड़ लिया जाए। हालांकि इसमें थरूर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केरल में बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। रशीद किदवई कहते हैं कि शशि थरूर बीजेपी में जाने की कभी गलती नहीं करेंगे। अगर वे केरल की राजनीति में टिके रहना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का दामन पकड़े रहना होगा। वैसे भी थरूर और बीजेपी की सोच काफी अलग है। शशि थरूर कई बार बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखे बयान दे चुकी है। शशि थरूर ने अपनी किताब में हिंदू धर्म के बारे में लिखा और यह भी कहा कि संघ का हिंदुत्व असल हिंदुत्व से मेल नहीं खाता है। ऐसे में बीजेपी भी जाने का सवाल ही नहीं। शशि थरूर ने मलयालम पॉडकास्ट में बीजेपी में जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि नहीं, मैं नहीं जा रहा बीजेपी में। हर पार्टी का अपना विश्वास और इतिहास होता है। अगर आप किसी दूसरी पार्टी के विश्वास को नहीं अपना सकते तो उसके साथ जुड़ना सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। नमस्कार, मैं मिलन बड़की।